हिस्ट्री से रिलेटेड यू विल फाइंड एटलीस्ट 1 or 2 क्वेश्चंस रिलेटेड टू हिस्ट्री। हिस्ट्री से रिलेटेड आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, एक चीज और आप लोगों के साथ हम कहना चाहेंगे कि जो हिस्ट्री हम आपको पढ़ाएंगे ये बिल्कुल कंप्लीट हिस्ट्री नहीं है, ये नटशेल में संक्षेप में इसका है, लेकिन जो भी हम आपको पढ़ाएंगे दैट विल बी सफिशिएंट, वो आपके लिए पर्याप्त होगी। हिस्ट्री हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ले रहे हैं, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स हमारी ओर ध्यान दीजिए। और हमने एक बोर्ड पे एक फोटो बनाया, चित्र बनाया था जब ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, वो हम आप लोगों के लिए भेज दे रहे हैं क्योंकि अभी बोर्ड नहीं खुल पा रहा है, उससे आपको थोड़ा हिस्ट्री का आइडिया लग जाएगा। अभी 1 मिनट में भेजते हैं आपको। शायद भेज दिया होगा, देखो ये जो हमने भेजे हैं सबसे लास्ट में यस सर भेजा, कुछ लिखा हुआ अजीब सा एकदम। यस सर बिल्कुल एक्यूरेट नहीं मिलेगी। अधिकतर हिस्ट्री जो है वो आपको या तो एंग्लो सैक्सन पीरियड से मिलेगी या फिर आपको ओल्ड इंग्लिश पीरियड से मिलेगी, बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये हम आपके लिए बताने जा रहे हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें हमने लिखा, पहले इसी बता दें, इसको बाद में समझ लेना आप लोग, ठीक है। चलो हम बात इसी, इसको बाद में समझ, कि इसको लेंगे तो फिर इधर डिस्टर्ब होंगे। अब सीधा हमारी बात ध्यान से सुनो। देखिएगा, बिफोर दी जीसस क्राइस्ट, बिफोर दी बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले, यानी बीसी की बात करना, हम टॉकिंग अबाउट बीसी। तो उस समय यूरोप में जो थे तो पर्टिकुलर कंट्रीज नहीं हुआ करते थे, एक विशेष, मतलब जो आज जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, ऐसे देश नहीं हुआ करते, उनका कोई एक बाउंड्री लाइन नहीं होती थी। होता क्या था कि छोटे छोटे स्टेट्स हुआ करते, बहुत छोटे छोटे स्टेट्स, और उन स्टेट्स में वहां की जो ट्राइब्स होती थी वो शासन किया करती। जहां पे दिक्कत है, जहां पे कोई डाउट तो पूछ लेना आपसे। तो छोटे छोटे जो ट्राइब्स होती थी, जनजातियां होती थी, वो ही शासन करती। इंग्लैंड जो आइलैंड है, इंग्लैंड जो है, इसका उस समय नाम इंग्लैंड नहीं था क्योंकि कोई कंट्री था ही नहीं, देयर वाज नो कंट्री इन एग्जिस्ट, अस्तित्व में कोई देश ही नहीं था। तो क्या हुआ था, इसको एक आइलैंड बोलते थे इंग्लैंड के, और इस आइलैंड पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइब्स यूज्ड टू लिव हियर, अलग अलग तरह की जनजातियां यहाँ रहा करती थी। एंड दे यूज्ड टू फाइट, और ये लोग आपस में लड़ा भी करते थे। तो जो भी जनजाति पावरफुल होती थी, जीती थी, वो क्या करती थी, अपनी लैंग्वेज को दूसरों पर थोप, ये चल रहा था। ऐसा हमारे इंडिया में भी हुआ। देखो, इन द वेरी बिगिनिंग पीपल यूज्ड टू स्पीक संस्कृत। स्टार्टिंग में अगर हम देखें, वैदिक पीरियड में जाएं तो मोस्ट ऑफ द पीपल यूज्ड टू स्पीक संस्कृत। उस समय लोग अधिकतर संस्कृत बोला करते थे। उसके बाद मुगल पीरियड आया, जब मुगल्स ने हमारे यहाँ अटैक किया तो फिर उनकी उनकी भाषा, पर्शियन भाषा और कई भाषा यहाँ स्टार्ट हो गई। आफ्टर दैट फिर इंग्लिश पीपल आए, उन्होंने हम पे इंग्लिश, अंग्रेजी जो थी वो थोपी। तो आई मीन टू से दैट whosoever was powerful imposed its language, okay? तो ये जो इंग्लैंड है, ये एक आइलैंड था, यहाँ बहुत छोटी छोटी ट्राइब्स थी, जनजातियां थी, वो आपस में लड़ती रहती थी। जो भी ट्राइब्स पावरफुल होती थी, दूसरी ट्राइब्स पर जो था कब्जा करती थी, ओवरकम करती थी, जीतती थी, वो जनजाति अपनी लैंग्वेज को दूसरों पर थोप। ये बात क्लियर होगी बेटा? उधर से ये सुनो में हमें जवाब देते रहिएगा, कोई दिक्कत है पूछते रहिए, ठीक है? फिर क्या हुआ, फिर ये सिलसिला, दिस प्रोसेस
continued for long time, लंबे समय तक ये प्रोसेस चलता है। इसी बीच देखो, अब आपको बता दे, दो जनजातियां थी, एक का नाम था सेल्ट्स और एक का नाम था गिल्स। सेल्ट्स और गिल्स जो दो ट्राइब्स थी, दे वर वेरी पावरफुल ट्राइब्स, वो बहुत शक्तिशाली ट्राइब्स थी, और दे अटैक्ड दिस आइलैंड, उन्होंने ही इस आइलैंड पर अटैक करने के बाद इन्होंने यहाँ शासन करना शुरू कर दिया। जो सेल्ट्स थे, देयर लैंग्वेज वाज सेल्टिक लैंग्वेज, सेल्टिक सुना होगा आप लोगों ने। जो सेल्ट थे उनकी भाषा सेल्टिक लैंग्वेज थी, जो गेल्स थे उनकी भाषा गैलिक लैंग्वेज थी। ठीक है, सुना? तो सेल्ट्स और गैलिक, ये दो जनजाति के लोग थे, ट्राइब्स के, और इन्होंने क्या काम किया था, यहाँ पर अटैक किया, एंड दे ऑक्युपाइड ए लार्ज पोर्शन ऑफ दिस आइलैंड, उन्होंने इस आइलैंड के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। और जो सेल्ट्स थे, देयर लैंग्वेज वाज सेल्टिक लैंग्वेज, और जो गेल्स थे, देयर लैंग्वेज वाज गैलिक लैंग्वेज, उनकी गैलिक लैंग्वेज। तो सेल्ट्स और गेल्स ने इस आइलैंड के लोगों पर अपनी सेल्टिक और गैलिक लैंग्वेज को थोपा। ओके, सेल्ट्स पीपल एंड गेल्स, दे imposed their languages, okay, upon the people who were living on this island. इस आइलैंड पर और जो छोटी छोटी ट्राइब्स के लोग थे, उन सभी के ऊपर सेल्टिक लैंग्वेज और गैलिक लैंग्वेज इन्होंने थोप दी। तो मोस्टली पीपल जो थे वो गैलिक लैंग्वेज और सेल्टिक लैंग्वेज ये बोला कर। ये बात क्लियर हो गई बेटा? अब क्या हुआ था, अब उसी समय जो रोम था, रोमन एम्पायर, ये एम्पायर था, बहुत बड़ा राज्य था ये। लेटर ऑन इट वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, बाद में बहुत से हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो अब जो इंग्लैंड है, जो उस समय आइलैंड था, उस समय इसका कोई नाम नहीं था, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से काफी पहले की बात है। तो यहाँ पर दो लैंग्वेजेस केवल चलती थी, सेल्टिक लैंग्वेज और गैलिक लैंग्वेज। ओके, रोम जो था, एट दैट टाइम रोम वाज वेरी पावरफुल एम्पायर, रोम बहुत जबरदस्त एम्पायर। क्यों? क्योंकि यहाँ का शासक जूलियस सीजर था। तो जूलियस सीजर ने ये जो आइलैंड था, जिसको बाद में इंग्लैंड कहा गया था, उसने सोचा कि ये बहुत अच्छा आइलैंड है, क्यों ना इस पे कब्जा कर लिया जाए, ऑक्युपाई कर लिया जाए। तो जूलियस सीजर अटैक्ड दिस आइलैंड 2 टाइम्स। जूलियस सीजर ने इस आइलैंड पर 2 बार अटैक किया। एक किया था, फर्स्ट अटैक उसने किया था 55 बीसी में, तो काफी हिस्सा उसने था इस आइलैंड का अपने अंडर में ले लिया। सेकंड अटैक जूलियस सीजर ने किया था 54 में, और आफ्टर दिस सेकंड अटैक दिस आइलैंड totally came under the influence of Julius Caesar. सेकंड अटैक के बाद पूरा आइलैंड जूलियस सीजर के ही अंडर में आ गया, और इस आइलैंड पर जूलियस सीजर का कब्जा हो गया। जूलियस सीजर जो था यहाँ का शासक बना। अब जब जूलियस सीजर यहाँ का शासक बना था इस इंग्लैंड का जो आइलैंड था उस पर, तो यू नो वेरी वेल कि जो रोम था, रोम का एक नाम और भी था, ओल्ड नेम लैटियम, रोम को लैटियम भी बोलते, और लैटियम की भाषा थी लैटिन, यानी रोम की भाषा क्या थी, लैटिन। तो जूलियस सीजर ने लैटिन को इस आइलैंड पर थोपा। अब यहाँ 3 भाषाएं हो गई, क्योंकि सेल्टिक लैंग्वेज इट वाज ऑलरेडी प्रेजेंट, ग्रीक ये भी प्रेजेंट थी। अब यहाँ क्या हुआ, लैटिन लैंग्वेज आ गई थी, and Latin language it was declared the official language and the language of parliament. Latin language को official language, parliament की language and medium of education, medium of instruction, सब कुछ Latin ही हो। And those people who used to talk in Latin, they were proud of themselves.
they felt honored in society. जैसे आज लोग इंग्लिश बोलते हैं तो उनको अलग ढंग से देखा जाता है, तो उस समय जो लोग लैटिन बोलते थे तो उनका बड़ा सम्मान होता था। तो ये रोम का शासन यहाँ पे स्टार्ट हो। इन्होंने लगभग मोर देन 450 इयर्स रोम का शासन 400-450 सालों से ज्यादा समय तक जो था वो इस आइलैंड पर यानी इंग्लैंड आइलैंड पर रहा। इतना क्लियर हो गया बेटा सब बच्चों को? क्लियर? यस सर। ओके, अब ध्यान से सुनो। अब इसी बीच क्या था, जो रोमन एम्पायर था, अब उसकी हालत सुनिए। उसमें क्या था, जूलियस सीजर, he was murdered, he was assassinated. जूलियस सीजर का मर्डर हो गया था। आपने पढ़ा भी होगा शेक्सपियर का प्ले में, उसमें भी इसी हिस्ट्री दी है। और जूलियस सीजर के मर्डर के बाद जूलियस सीजर के कोई इशू, कोई बच्चा नहीं था, कोई औलाद नहीं थी। तो जूलियस सीजर का एक भतीजा था जिसका नाम था ऑक्टेवियस सीजर। ऑक्टेवियस सीजर at that time he was hardly 13 or 14 years old. वो 13-14 साल का था। और रोमन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर, तो उसके अकेले बस का नहीं था कि इतने बड़े साम्राज्य को वो संभाल पाता। तो जूलियस सीजर का एक फ्रेंड था एंटोनी, एक और फ्रेंड था लेपिडस। तो एंटोनी, लेपिडस और ऑक्टेवियस सीजर, इन तीनों ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया था जिसको ट्रायम्विरेट कहते थे। और उस ट्रायम्विरेट ने क्या काम किया, इस रोम पर शासन करना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, ये तीनों ही लोग आपस में, इनमें मतभेद हो गया था। और किसी ने खजाना जो था रोम का, ट्रेजरी अपने अंडर में कर लिया, किसी ने ऑफिसर अपने अंडर में कर लिए, कोई सेना, मतलब आपस में फूट पड़ गई एक प्रकार। तो उससे क्या हुआ था, लड़ाई की नौबत आ गई। तो लोगों ने सोचा कि अगर ये तीन योद्धा आपस में लड़ गए तो रोम तो बर्बाद हो जाएगा। सर, हाँ, यस बेटा बता। So where you taught means where is you taught? You I are am not teaching. I am not teaching any page. बस जो हमने आपको वो मैप टाइप का बना के दिया था वो पॉइंट्स, बस उनको चाहे तो ओपन करके रख लीजिए। Okay, sir. You will teach first page, and then after that you send a board. You explain the board. I have sent you the board. I have sent you the board. You can check it. Okay, sir. अभी हम बोर्ड खोलने के बाद आपको स्क्रीन पे भी समझा देंगे। अभी हम पढ़ा नहीं रहे वर्ड टू वर्ड, अभी वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा रहे, हम केवल समझा रहे बेटा। Clear, sir. Clear, sir. अभी पढ़ाएंगे तो बता देंगे। I will inform you before teaching. तो जूलियस सीजर जो था, ऑक्टेवियस सीजर, रोमन लेपिडस, इनमें आपस में मतभेद हो गया। तो ऑक्टेवियस सीजर के गुरु जी थे, उनका नाम था साइस सिसरो करके था, थोड़ा मिस हो रहे हैं हम, सिसरो था जने सेरो था, ऐसे कुछ था। तो उन्हें बुलाया गया। तो उन्होंने क्या काम किया, इन तीनों दोस्तों में एक समझौता करा है और उन्होंने इस रोम के 3 हिस्से करा दिए थे। इसका काफी हिस्सा स्पेन में भी चला गया था, कुछ हिस्सा इंग्लैंड में भी चला गया था। तो इन्होंने रोम के 3 हिस्से करा दिए। तो रोम में एक मतलब डिसऑर्डर कंडीशन थी, देयर वाज नो इंटीग्रिटी इन रोम। रोम में सब कुछ उथल पुथल हो गया था। इस चक्कर में रोम का जो शासन था, जो इतना फैला हुआ था, उसकी पकड़ हल्की हो गई। इसी बीच अब फिर वहीं पे आ जाए, इसी बीच क्या हुआ, जो इंग्लैंड था, यहाँ पर एक जाति बहुत जबरदस्त ढंग से आई थी जिसका नाम था ब्रिटन्स जाति। वो यहीं की जाति थी, ब्रिटन्स। इसी बीच ब्रिटन्स ने सोचा कि इट इज द गुड चांस टू गेट फ्रीडम, क्योंकि रोम में उथल पुथल है, देयर इज डिसऑर्डर, देयर इज chaos इन रोम। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम जो है यहाँ से फ्रीडम लें। तो ब्रिटन्स ने क्या काम किया था, वहां की जितनी भी और ट्राइब्स थी उन्हें अपने साथ मिलाया और रोम के खिलाफ एक प्रकार का रिवोल्ट स्टार्ट किया।
और एज ए रिजल्ट, क्योंकि उस समय तक रोम काफी वीक हो चुका था, तो दैट टाइम रोम बिकेम वेरी वीक, क्योंकि रोम में खुद ही अपना सब डिवाइड हो गया था, सब तितर बितर हो गया था, और रोमन एम्पायर लगभग खत्म हो चुका था। एक छोटा सा रोम देश बचा था, उसके बाद फिर वो स्टेट, वो कैपिटल हो गया, फिर वो इटली में कन्वर्ट हो गया, तो रोमन साम्राज्य लगभग खत्म हो चुका। तो ये जो आइलैंड था, जिसको हम इंग्लैंड कहते हैं, यहाँ से 450 में रोमन साम्राज्य का आधिपत्य खत्म हो गया, यानी 450 में जो रोम था, रोम गॉट फ्रीडम, रोम को, सॉरी, इंग्लैंड को जो था रोम से फ्रीडम मिला था। कब मिला था? 450। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर हुआ बेटा? समझ में आ रहा है सब बच्चों को? बताएं आप लोग। चलिए हम बोर्ड खोल ले रहे हैं, अब बोर्ड पे आप समझिए, क्योंकि ऐसे बढ़िया नहीं समझना। ठीक है, अब हम बोर्ड खोल ले रहे हैं, बोर्ड से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जिसको बोर्ड ना दिखे बता दें हमें, ठीक है? और अभी हम पेजेस नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल आपको बोर्ड पे समझा रहे हैं, क्योंकि एक बार समझ जाएंगे आप तो फिर आसानी होगी बहुत ज्यादा, एक ही बार में तैयार भी हो जाएगा, समझ भी जाएगा। ठीक है, बोर्ड देखो, बोर्ड खुल गया, देखो बेटा। यस सर, खुल गया। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, अब आपको समझ खूब बढ़िया ढंग से आएगी। देखो, ये इंग्लैंड जो था, ये एक आइलैंड था, ये मान लो एक आइलैंड है इंग्लैंड, ओके। उस समय इसका नाम नहीं था कुछ भी, ठीक है, ये आइलैंड हो गया, ये इंग्लैंड उस समय एक आइलैंड था, ओके। यहाँ पर दो जनजातियां थी, हमने आपको बताया, एक थे सेल्ट्स, ये बहुत पावरफुल थी, दूसरे थे गेल, एक थे सेल्स और दूसरे यहाँ पे जो जनजाति थी वो थी गेस। GAELES, गेल्स, ओके, ये गेल्स थे। जो सेल्ट्स थे, इनकी भाषा थी सेल्टिक लैंग्वेज, ये सेल्टिक लैंग्वेज, ऐसे समझ में आ रहा है? ये सेल्टिक लैंग्वेज थी इनकी भाषा, शॉर्ट में लिखते हैं। और जो गेल्स थे, इनकी भाषा थी गैलिक, इनकी गैलिक लैंग्वेज थी। ये दोनों ट्राइब्स थी जो इंग्लैंड में लंबे समय तक शासन कर 54, ओके, और 55 और 54 के आसपास जो रोमन एम्पायर था, ठीक है, जो रोमन एम्पायर था, यहाँ का जो शासक था जूलियस सीजर, उसने इस आइलैंड पर अटैक किया और ये पूरा आइलैंड उसने ऑक्युपाई कर लिया। तो पहले यहाँ पे सेल्टिक लैंग्वेज थी, फिर गैलिक लैंग्वेज थी। रोम का शासन होने के बाद यहाँ जो थी वो लैटिन लैंग्वेज भी आ, और लैटिन जो थी वो यहाँ की एक ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद हमने आपको बताया कि रोम में जूलियस सीजर जो थे, उनकी डेथ के बाद उनका लड़का जो था, सॉरी, उनका जो भतीजा था वो ऑक्टेवियस सीजर, ठीक है, ये था, और एंटोनी, ठीक है, और आपके लेपिडस, ये 3 लोग थे। इन लोगों ने, ये सब नाम हम भेज देंगे आपके पास, ठीक है। इन्होंने एक ट्रायम्विरेट बना करके रोमन एम्पायर पर शासन स्टार्ट किया, लेकिन वेरी सून डिफरेंसेस टुक प्लेस।
इन तीनों में ऑक्टेवियस सीजर, एंटोनी और लेपिडस, तीनों में बहुत जल्दी डिफरेंसेस हो गए। तो इस रोमन साम्राज्य को डिवाइड कर दिया गया कई पार्ट्स में, मैनी पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया, मैनी पार्ट्स में ये था डिवाइड हो गया। एक कई पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब इसी बीच क्या था, इस रोमन एम्पायर की जो पकड़ थी वो इस आइलैंड पर हल्की पड़ गई। यहाँ एक जबरदस्त जाति पैदा हुई, मतलब इमर्ज हुई थी, वो उन्हें कहा जाता था ब्रिटन्स। ब्रिटन्स एक ट्राइब, ब्रिटन्स नाम, उसी के नाम पर इसका नाम ब्रिटेन पड़ा था। तो ब्रिटन्स जाति के लोग बहुत पावरफुल हो गए थे। इन्होंने यहाँ जितने भी लोग थे उनको अपने साथ मिला करके इस रोमन एम्पायर पर प्रेशर डाला और रोमन से 450, ठीक है, 450 एडी में, ध्यान रखिएगा वो बीसी की बात है, ये एडी, ठीक है। एडी को हम क्रेशियन इरा भी बोलते हैं, वैसे तो एडी इंग्लिश का शब्द नहीं है, ये इसको बोलते हैं एनोडोमिनाई, एनोडोमिनाई बोलते हैं। इसका मतलब आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसको हम सीई बोलते हैं, क्रेशियन इरा। दूसरा जो था वो फिशलैंड था। ये 3 स्टेट्स थे छोटे छोटे, ठीक है। कौन कौन से? डेनमार्क, हैनोवर और फिशलैंड। कलेक्टिवली ये सब मिलकर के जो जगह थी उसको एंजिल लैंड बोलते, उसको क्या बोलते थे? एंजिल। ओके, यहाँ 3 तरह की ट्राइब्स थी। कौन कौन सी ट्राइब्स थी यहाँ पे वो भी समझिए। एक जो थे वो ज्यूस थे, ठीक है। दूसरे जो थे सैक्सन थे और तीसरे जो थे एंजिल। ओके, ये 3 जनजातियां थी जो इन 3 स्टेट्स में थी। इनको मिला करके इनको इंग्लिश पीपल कहा जाए, ठीक है, क्योंकि एंजिल लैंड बिलोंग करते थे तो ये कहलाते थे इंग्लिश पीपल। इनको इंग्लिश पीपल कहा जाता है। अब देखिए, जब इंग्लैंड हमारा 450 में ये फ्री हुआ, ओके, ये इंग्लैंड हमारा 450 में फ्री हो गया। जब इंग्लैंड हमारा जो था फ्री हो गया तो यहाँ पर इंग्लैंड में व्यापार स्टार्ट हुआ, बिजनेस स्टार्ट हुआ, क्योंकि इससे पहले बिजनेस स्टार्ट ही नहीं था यहाँ पे, यहाँ गुलाम था कौन आता। और 450 से ही हमारा ओल्ड इंग्लिश पीरियड स्टार्ट हुआ। ध्यान रखिए, जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है वो यहीं से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ व्यापार हुआ। तो ये जो 3 जनजातियां, हालांकि कुछ जगह आपको ऐसा भी मिलेगा कि इन जातियों ने अटैक किया, ये भी हम बता दें, इससे कंफ्यूज मत होना, इन्होंने अटैक नहीं किया। Yes, sir. हाँ, हम आपको बता दें, तो ये हमने पहले ही आपको बता दिया कि कुछ जगह होगा कि इन 3 जातियों ने यहाँ पे अटैक किया था। अटैक इसलिए नहीं किया था कि ब्रिटिश जनजाति भी बहुत शक्तिशाली थी, तो ये यहाँ आए थे व्यापार करने, यहाँ बिजनेस करने आए थे, बिजनेस करने आए। ओके, ये 3 यहाँ बिजनेस करने आए थे ये लोग। और ये लोग जो आए थे ये अपनी पोइट्री साथ में लाए थे। उससे पहले इंग्लैंड में पोइट्री जानते ही नहीं लोग थे क्या, उससे पहले सब रोमन पोइट्री लिटरेचर। These people brought their poetry with themselves, और इसी पोइट्री ने इंग्लैंड में पोइट्री का बीज डाला, यानी इंग्लैंड में पोइट्री का सीड या यूं कहेंगे न्यूक्लियस तैयार किया। यहीं से पोइट्री हमारी स्टार्ट। क्लियर? अब देखिएगा, अब इंग्लैंड में जो था, एक तो सेल्टिक भाषा पहले से ही चल रही थी, ठीक है।
सेल्टिक लैंग्वेज तो खत्म ही नहीं हुई थी, वो थोड़ी बहुत चलती रही थी। सेल्टिक लैंग्वेज थी और गैलिक लैंग्वेज भी थी। ओके, गैलिक लैंग्वेज भी थी यहाँ पे, ठीक है। और गैलिक लैंग्वेज के बाद लैटिन भी यहाँ आ गई थी, क्योंकि रोम आजाद हो गया, सॉरी रोम से इंग्लैंड आजाद हो गया था, लेकिन लैंग्वेज लैटिन ही चल रही थी वहां। लैटिन तो काफी बाद में आकर के खत्म हो गया, तो यहाँ लैटिन भी चल रही थी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जो था वो 3 भाषाएं चल रही थी, प्लस इन लोगों की भाषाएं, इनकी भाषाएं भी इनके साथ जुड़ गई। ओके, क्लियर हो गया बेटा? कितना क्लियर हुआ? So Jude section and angle attack on England or the people of England. Actually, at that time they did not attack. Listen to me, because and it was also not called England at that time. It was called Britain, because the tribes Britons, they were ruling here. Okay, the people of tribes Britons, they were ruling here. So these 3 people, okay, they came here to do the business, not to attack. So if you watch some videos on YouTube, you will find that these 3 people attacked them. But I have read some books written by some writers of England, and they have mentioned it that they did not attack, but they came here to do the business. Because as soon as England got freedom, then England started expanding its business relations with the neighboring countries and neighboring states. So these 3 tribes, they came here to do the business. They did not attack it. Okay? Clear हुआ बेटा? नहीं? Clear, sir. Sir, Wait, these Jude section and angles belongs to other countries. I mean neighboring countries. Neighbor countries. They belong to Denmark, Hanover and Friesland. Yes, sir. लिख दिया, यहाँ से ही बिलोंग करते। ये जो 3 जगह छोटे छोटे स्टेट हैं, इनको एंजिलैंड बोलते हैं, इनको मिला के। Yes, sir. ठीक है, एंजिलैंड में ही ये 3 जातियां रहती थी, इनको इंग्लिश पीपल कहते हैं। इन्होंने यहाँ आकर के बिजनेस स्टार्ट किया, तभी से फिर इसको इंग्लैंड भी कहा जाने लगा, क्योंकि इंग्लिश पीपल आ गए थे, इसे इंग्लैंड भी कहा जाने लगा, तो ब्रिटेन भी कहा। अब क्लियर हुआ बेटा? कभी था Clear, sir. कोई डाउट हो बताओ अभी, किसी को कोई डाउट है पूछे बेटा? नो? Clear, sir. रिस्पांस देते रहे, रिस्पांस इसलिए दिए ताकि टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है, आगे चला जाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, when these people, English people, I mean the people of England, when they came here, they brought their poetry here. ये अपनी पोइट्री यहाँ लाए थे और यहीं से पोइट्री की स्टार्टिंग हुई थी। और जब ये यहाँ आए थे तो इसे इंग्लैंड नहीं कहते थे, इसे ब्रिटेन कहते थे। और जब ये लोग आकर they got settled here, जब ये लोग यहाँ बस गए थे तो इस ब्रिटेन को फिर इंग्लैंड कहा जाने लगा। क्लियर? ये अपनी पोइट्री लाए थे, पोइट्री सब उस समय ओरल थी। तो यहीं से हमारा ओल्ड इंग्लिश पीरियड स्टार्ट हुआ है। 450 से 1066 ये हमारा है ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ये क्लियर हो गया बेटा? अरे जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है इसमें भी आप लोग समझिएगा पूरी, इसमें क्या क्या था ओल्ड इंग्लिश पीरियड। देखिए, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में बहुत ज्यादा राइटर्स या पोइट नहीं हुए थे, क्योंकि अभी अभी जो था यहाँ की इन्होंने विक्ट्री ली थी। तो इस पीरियड में क्या था, इस पीरियड के दौरान एक एपिक लिखा गया था। छोटे छोटे वर्क बहुत लिखे गए थे, छोटी छोटी पंच बहुत लिखी गई थी, और एक यहाँ पे एपिक लिखा गया था
उसका नाम था बियोगुल्फ। बियोगुल्फ नामक एक एपिक लिखा गया था। इस पीरियड में जो थे वो तो हमारे कवि हुए बहुत फेमस क्या, उस समय के लिए फेमस ही लगाएंगे हम। और ये कवि हुए हैं कैडमन। ये हम सब नोट है आपके पास, आप नोट करने की जरूरत नहीं, चाहे तो अपने स्क्रीनशॉट ले लें। कैडमन थे और दूसरे थे सिनेबुल्फ। ठीक है, ये दो इस समय पोएट थे इस पीरियड में। और बियोवुल्फ जो किसने लिखा है ये क्लियर नहीं था। बियोवुल्फ जो था एक किंग की कहानी होती है, ठीक है, हम आपको समझा देंगे बियोवुल्फ की कहानी। ये दो पोएट हुए हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड के, एक पोएट हुए दो। इस पीरियड में जो था दो प्रोज राइटर भी हुए। देखो हम बहुत शॉर्ट में चल रहे हैं, वैसे तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड ही बहुत लंबा है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, जितना हम बता रहे हैं उसी ढंग से आपको बता। फिर इस पीरियड में दो जो थे वो हमारे प्रोज राइटर थे। एक थे एल्फ्रेड, एल्फ्रेड एक किंग थे, और एल्फ्रेड को जो है वो फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है। ये फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहलाते हैं। एक एल्फ्रेड थे, दूसरे थे एल्फ्रिक। ये एल्फ्रिक थे, ये दोनों प्रोज राइटर। एक बात ध्यान रखना कि फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज एल्फ्रेड को कहा जाता है और बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेस कहा जाता है। ध्यान रखना, प्रोज नहीं कहा जाता बेकन। बेकन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसेस, ओके। और एल्फ्रेड जो किंग है इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश। तो इस पीरियड में जो भी पोएट्री लिखी गई थी अधिकतर वार पे थी और सी एडवेंचर पर थे। रिलीजियस पोएट्री भी थोड़ी बहुत लिखी गई थी। तो इस तरह से ये हमारा ओल्ड पीरियड चला है 450 से 1066 तक। इतना क्लियर हो गया सब बच्चों को? Excuse me, sir. Yes. Sir, it's not confirmed who wrote Beowulf. No, it is not confirmed because some scholars they only guessed, but we don't get any proper proof. And if I get any proof related to the writer of Beowulf, I will confirm. Okay? हालांकि कुछ राइटर्स कहते हैं कि सिनेबुल्फ ने लिखा, क्योंकि वुल्फ लगा हुआ ना तो वो कह देते हैं ऐसा, लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है बेटा। ठीक है, कविता क्लियर हुआ? इज दैट क्लियर? Clear, sir. सब बच्चों को इतना क्लियर हो गया? इरेज करें इसे, ठीक है। अब देखिएगा ये ओल्ड इंग्लिश जो था, अब हम बात करते हैं 1066। ये जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड था, ध्यान रखिएगा, इसको एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहते हैं, ध्यान रखना। उसको अभी क्या बोलते हैं? एंग्लो सैक्सन पीरियड। अब 1066 में क्या था, फ्रांस जो है, फ्रांस में एक जगह थी नॉर्मंडी। नॉर्मंडी एक जगह थी, यहाँ के लोगों को नॉर्मन्स बोलते थे और नॉर्मन्स कहलाते थे। दे वर वेरी ब्रेव पीपल, ये बहुत बहादुर लोग थे। इन्होंने क्या काम किया था? इंग्लैंड पर अटैक किया। इन्होंने क्या काम किया था? इंग्लैंड पर अटैक किया। okay? इन्होंने इंग्लैंड पर अटैक किया। इस अटैक से इंग्लैंड को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, इन्होंने अटैक किया था। लेकिन नॉर्मन्स ने क्या काम किया? इन्होंने कुछ हिस्से इंग्लैंड के, जैसे ये इंग्लैंड था तो कुछ हिस्से इसके, जैसे इतना हिस्सा ये ऑक्युपाई कर लिया था, और ये नॉर्मन्स यहीं पे आकर बस गए। दे गॉट सेटल्ड हियर और दे ब्रॉट देयर लैंग्वेज फ्रेंच। ये अपने साथ अपनी फ्रेंच भाषा लेकर, तो ऑलरेडी यहाँ पे कई भाषा थी, सेल्टिक थी, गैलिक थी, लैटिन थी,
ठीक है। और जो एंजिल लैंड के लोग आए थे उनकी भाषा थी, फिर यहाँ पे फ्रेंच भी आ गई थी, तो कई भाषाओं का यहाँ पर एक घाल में एक अमलगामेशन हो गया। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई बेटा? तो ये लोग भी यहाँ पर आकर के बस गए। इतना क्लियर हुआ? क्लियर सर। अब आप निकालिए, अब थोड़ा जितना हमने बताया इसको आप पढ़ते भी चलिएगा। अच्छा चलिए पहले, चलो हाँ इतना पढ़ा दें फिर आगे चलिए। अब आप निकालिए जो हमने पेज भेजे वो, ठीक है। हाँ सब बच्चे अपने पेजेस निकाल लीजिएगा। हाँ देखो निकालो बेटा। अब इसको पढ़ते चलिए। देखिए पहला है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। मिला सब बच्चों को? यस सर। देखिए अब जो हमने पढ़ाया है वो इसमें सब लिखा है, तो इसको आप बढ़िया ढंग से समझ लेंगे। देखिए बिफोर द बर्थ ऑफ जूलियस सीजर, सॉरी जीसस क्राइस्ट, इसे देखिएगा और चेक भी कर लेना अगर कोई चीज गलत हो रही है, हम बोल रहे हैं। बिफोर द बर्थ ऑफ जूलियस सीजर, नहीं जूलियस है क्या? हाँ ठीक सही है। बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है हमने बताया था। बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट देयर वर मेनी ट्राइब्स, यहाँ बहुत सी जनजातियां थी। दे यूज्ड टू फाइट वन अनदर, ये एक दूसरे से लड़ा करते थे। एंड हूसोएवर वन, जो भी जीतता था, ट्राइड टू इम्पोज देयर लैंग्वेज, वो अपनी भाषा दूसरों पर थोपता। क्लियर हो रहा है बेटा? टू पावरफुल ट्राइब्स, तो जबरदस्त ट्राइब्स थी, सेल्ट्स एंड गेल्स। देखो ये केल्ट्स भी कुछ टीचर्स पढ़ देते हैं, हम बता दें केल्ट्स, लेकिन ध्यान रखना आप इसको केल्ट नहीं पढ़ेंगे। इसको जो है ऐसा देखा आपने यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा कहीं, तो केल्ट भी कुछ टीचर्स पढ़ देते हैं। ऐसा सुना किसी बच्चे ने? यस सर। लेकिन एक केल्ट नहीं है, इसको क्या पढ़ेंगे? सेल्ट। अब आप सोच रहे होंगे कविता बेटा ऐसा क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने अभी फोनेटिक्स नहीं पढ़ी। फोनेटिक्स सुना आप लोगों ने किसी ने? फोनेटिक्स जानते हो? Yes, फोनेटिक्स हाँ सर सुना है। आइडिया है फोनेटिक्स का? सर एक दिन फोनेटिक्स पढ़ा दीजिए प्लीज। एक दिन में नहीं हो पाएगी लगता, कम से कम आपको हमें 1-1.5 महीना देना होगा। 1-1.5 महीने से पहले फोनेटिक्स नहीं हो पाएगी। थोड़ा बहुत आइडिया हम आपको दे रहे हैं। व्हाट इज दिस फोनेटिक्स? फोनेटिक्स जो है ये तो बड़ा टफ है। देखिए एक सब्जेक्ट होता है लिंग्विस्टिक, सुना आप लोगों ने किसी? लिंग्विस्टिक, जुबिन बेटा लिंग्विस्टिक सुना? सर लिंग्विस्टिक तो उसको बोलते हैं जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलता है। लिंग्विस्टिक क्या है? लिंग्विस्टिक इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज। साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का क्या है? ये एक लैंग्वेज का वैज्ञानिक अध्ययन है, और लिंग्विस्टिक के ही 5 पार्ट्स होते हैं। लिंग्विस्टिक के कितने पार्ट्स होते हैं? 5 पार्ट। पहला हमारा होता है फोनेटिक्स, दूसरा होता है फोनोलॉजी, तीसरा होता है मॉर्फोलॉजी, चौथा होता है सिंटैक्स, पांचवा होता है सेमेंटिक्स। ये पांचों की स्टडी जब करेंगे तो लिंग्विस्टिक हो गया। अब लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट हो गया अलग, और लिंग्विस्टिक से एमए भी होता है, आपको हम बता दें। तो लिंग्विस्टिक का ही एक हिस्सा है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स डील्स विद स्पीच साउंड। फोनेटिक्स स्पीच साउंड को डील करता है, इसमें शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू प्रोनाउंस अ प्रॉपर वर्ड। यस यस यस। इसमें क्या होता है, हमारी जो टंग होती है उसके कितने हिस्से होते हैं, किस लेटर को बोलने में कौन सा हिस्सा ऊपर पैलेट पे लगता है, कौन सा हार्ड पैलेट पे लगता है, बहुत ज्यादा स्टडी होती है इसकी। और आई थिंक जनरली टीचर्स पढ़ा नहीं पाते हैं। और अभी 2-3 साल पहले बरेली में आपका जो है यूनिवर्सिटी में एक एमए होता है अप्लाइड ग्रामर से, शायद सुना हो किसी बच्चे। अप्लाइड इंग्लिश से होता है। तो अप्लाइड इंग्लिश में एक
एक पेपर फोनेटिक्स का। फोनेटिक्स तो होता है। बरेली के यहाँ कई बच्चियां थी जिनको हमने पढ़ाया था, उस समय ऑनलाइन नहीं था, तो उन्होंने बेचारों ने यहाँ बीसलपुर में रूम लेकर के वो 1.5-2 महीने ये रही थी। तो फोनेटिक्स का पूरा पेपर उनको हम ही नहीं पढ़ा। तो फोनेटिक्स जो होता है कविता, फोनेटिक्स में एक रूल है, आप ध्यान रखिएगा कि जो सी होता है, सी, ध्यान से सुन लीजिए इसको, सी के बाद अगर आई, ई और बाई क्या है, आई, ई और बाई आए तो सी को सा प्रोनाउंस बोला जाएगा, सा, ठीक है। और अगर आई, ई और बाई ये 3 लेटर नहीं आते तो सी को का प्रोनाउंसिएशन बोला जाएगा। जैसे हम कहें सी ए टी, तो सी के बाद ए आया है, अब इसमें ना ई आया है, ना आई आया है, ना बाई आया, तो इसको का बोलेंगे, तो सी ए टी है। अब हम बोलेंगे सी ई डबल एल, कोशिका जिसको बोलते हैं सेल, तो वो देखो सी के बाद ई आया है, तो अगर ई आएगा या आई आएगा या बाई आएगा तो इसको सा पढ़ा जाएगा। तो सेल्टिक में सीई आता है, जब सीई आता है तो इसको हम सेल्टिक पढ़ेंगे, केल्टिक में। तो ये हम आपको जब फोनेटिक्स, जब आपके ये एलटी का पेपर हो जाए उसके बाद हमें बताना, तो आपको हमें कम से कम 1-1.5 महीना तो देना पड़ेगा, 1-1.5 महीना देना होगा। सर आफ्टर एलटी एंड टीजीटी पीजीटी। हेलो सर आफ्टर एलटी एंड टीजीटी पीजीटी। yes. Okay, whenever you get time, I have no problem. Whenever you get time, tell me and then I can teach you phonetics. लेकिन एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जब आप लैंग्वेज इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं तो फोनेटिक्स आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि फोनेटिक्स बहुत कम टीचर जानते होंगे, बहुत ही कम, रेयर। बरेली का तो हमें नहीं आइडिया कितने वहां टीचर्स है फोनेटिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन बरेली के बच्चे यहाँ आए थे पढ़ने तो उन्हें हमने फोनेटिक्स पढ़ा, और वहां नहीं हमें पता कितने टीचर्स फोनेटिक्स जानते हैं और पढ़ाते हैं। ओके, वो तो आप लोग बेटर जानते होंगे फोनेटिक्स वहां कौन पढ़ाते है ना। चलिए, तो इसे बेटा क्या पढ़ेंगे कविता, सेल्टिक, गेलिक, वो सॉरी केल्टिक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सी के बाद ई आया तो सा प्रोनाउंसिएशन होगा, तो सी के बाद अगर ई आए प्रोनाउंसिएशन, आई आए या बाई आए तो सा पढ़ा जाएगा। जैसे साइकिल देखो, सी बाई सी एल ई, तो सी बाई आया, तो जब बाई आया तो पहले सी को सा पढ़ा जाएगा, सी बाई, और सी एल दूसरे में यल आया तो आई ई बाई नहीं आया तो उसको का पढ़ा जाएगा। तो पहले सी को सा, दूसरे को का, तो साइकिल बोला जाएगा, साइकिल। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, सी के बाद अगर आई आए, ई आए या बाई आए तो उस सी को सा पढ़ेंगे, का नहीं पढ़ेंगे। तब तक क्लियर? ठीक है, अब देखिएगा, तो 2 पावरफुल ट्राइब्स, 2 जबरदस्त जनजातियां थी, कौन कौन सी, सेल्ट्स, एक सेल्ट्स थे और दूसरे गेल्स थे। अटैक्ड दिस आइलैंड, उन्होंने इस आइलैंड पर अटैक किया था, एंड रूल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक उन्होंने यहाँ पर शासन किया। अब देखो, आइलैंड के नीचे हमने इंग्लैंड आइलैंड कर दिया, क्योंकि ये यही आइलैंड है जो बाद में इंग्लैंड बना। ओके, अब आगे चलते हैं। द लैंग्वेज ऑफ सेल्ट्स वाज सेल्टिक, सेल्ट की जो लैंग्वेज थी वो सेल्टिक थी, एंड द लैंग्वेज ऑफ गेल्स वाज गेलिक, और गेल्स की लैंग्वेज गेलिक थी। ओके, दे रूल्ड ओवर दिस आइलैंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, उन्होंने इस आइलैंड पर एक लंबे समय तक शासन किया था, ठीक है। एंड दे फोर्स द पीपल, इन्होंने लोगों को फोर्स भी किया था टू एडॉप्ट दीज 2 लैंग्वेजेस, कि यहाँ के लोग इन्हीं 2 लैंग्वेजेस को एडॉप्ट कर लें, ऐसा उन्होंने लोगों को फोर्स भी किया। ओके, अब वो जूलियस सीजर वाला किस्सा हुआ कि जूलियस सीजर हु वाज अ ग्रेट रूलर ऑफ रोमन एम्पायर, जूलियस सीजर जो रोमन एम्पायर का एक जबरदस्त शासक था, अटैक्ड दिस आइलैंड, उसने इस आइलैंड पर अटैक किया था फर्स्ट टाइम इन 55 BC,
पहली बार 55 बीसी में किया एंड सेकेंड टाइम इन 54 बीसी में किया। बाय दिस अटैक, इस अटैक के द्वारा रोमन रूल गॉट एस्टेब्लिश्ड इन दिस आइलैंड, इस आइलैंड पर रोमन रूल स्थापित हो गया। लैटिन वाज द लैंग्वेज ऑफ रोमन्स, उस समय रोमन्स की भाषा लैटिन थी। सो लैटिन बिकेम द मेन लैंग्वेज ऑफ दिस आइलैंड, इस आइलैंड की मेन भाषा लैंग्वेज लैटिन हो गई। देखो वही सब है इसमें लिखा हुआ जो हमने समझाया था, अब पहले समझा चुके तो बढ़िया ढंग से समझना है ना। ओके, तो यहाँ की भाषा की क्या थी? लैटिन थी। लैटिन बिकेम द मेन लैंग्वेज ऑफ दिस आइलैंड, लैटिन इस आइलैंड की मेन लैंग्वेज हो गई थी एंड इट ऑल्सो बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिस आइलैंड, और ये इस आइलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज भी बन गई थी। ओके, अब जो इंग्लिश अल्फाबेट हम लोग आज पढ़ते हैं ABCD, ये हमारी किस भाषा से लिया गया है पता आपको? बताएं किसी को अगर मालूम हो तो। लैटिन, इस लैटिन से लिया, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसमें दिया है हमारा लैटिन से मतलब रोमन लैंग्वेज, एक ही बात थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें लिखा है कि इंग्लिश अल्फाबेट हैज बीन टेकन फ्रॉम रोमन लैंग्वेज, इसको रोमन लैंग्वेज से लिया गया क्योंकि रोम लैटिन एक ही था। रोमन्स कंटिन्यूड देयर रूल फॉर मोर देन 450 इयर्स, रोम के लोगों ने इस आइलैंड पर 450 इयर्स से ज्यादा शासन किया और इंग्लैंड गॉट फ्रीडम इन 450 AD, 450 AD में इंग्लैंड जो था इसने फ्रीडम दी। अब इतना क्लियर हो गया था ये इंग्लैंड में फ्रीडम क्यों आया था, हमने बताया वो रोम डिस्टर्ब हो गया था। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? किसी को कोई डाउट हो बताएं, बताएं प्लीज। ठीक, अब यहाँ से आपका जो है वो यहीं से हिस्ट्री आपको यहीं से मिलेगी बुक्स में जो अब आप पढ़ रहे हैं। इससे पीछे की हिस्ट्री आपको शायद ही किसी बुक में मिले, इंडियन बुक्स में तो मिलना बहुत मुश्किल है, किसी विदेशी बुक में मिले तो नहीं कह सकते, ठीक है। अब देखिए हमारा अब पहला पीरियड स्टार्ट होता है इंग्लिश का, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, इसको हम बोलते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड, इसको क्या बोलते हैं? एंग्लो सैक्सन पीरियड। अब वो किस्सा है आपका कि पोएट्री इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश लिटरेचर की सबसे ओल्ड फॉर्म जो है वो पोएट्री। ये भी क्वेश्चन शायद इस बार आया था, पीजीटी में आया था कि सबसे ओल्ड फॉर्म क्या है, तो पोएट्री है, ठीक है। अब वो एंजिल लैंड का किस्सा है यहाँ पे। इट वाज बोर्न, अब ये पोएट्री का जन्म कहाँ हुआ था? इट वाज बोर्न इन एंजिल लैंड, पोएट्री एंजिल लैंड में इसका जन्म हुआ था। एंजिल लैंड में क्या क्या है? कंप्राइजिंग रीजन्स, 3 रीजन्स थे, डेनमार्क था, हैनोवर था, फ्रिशलैंड, इनको एंजिल लैंड बोलते थे। और द 3 ट्राइब्स, 3 जनजातियां थी यहाँ पर, ज्यूट्स, एंजिल और सैक्सन से 3 जनजातियां थी। Who were collectively called English, इन्हें सामूहिक रूप से अंग्रेज कहते थे। And their homeland was called Angel Land, और इनकी होमलैंड एंजिल लैंड। क्लियर? ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे हैं? अब हम आगे चलते हैं। When they came to Britain, जब ये लोग ब्रिटेन आए थे तो they brought their songs and poems, तो ये अपने साथ अपने सॉन्ग्स और पोइम्स इनको लेकर के आए थे। जब ये ब्रिटेन आए थे तो अपने सॉन्ग्स और पोइम्स लेकर के आए थे, और दीज सॉन्ग्स एंड पोइम्स, ये जो सॉन्ग्स और पोइम्स थे, फॉर्म्ड द न्यूक्लियस ऑफ इंग्लिश पोइट्री, इन्होंने इंग्लिश पोइट्री के न्यूक्लियस को क्रिएट किया, केंद्रक इन्हीं ने बनाए। तो ये पोइट्री कहां से आई थी? पोइट्री एंजिल लैंड से आई। क्लियर हो गया? चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए, वार, युद्ध, एडवेंचर और सी फेयरिंग, जो समुद्री एडवेंचर्स होते थे, यात्राएं होती थी,
were the common themes of their poetry. ये इनकी पोइट्री की कॉमन थीम्स होती हैं. ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान ग्रेट इपिक बियोवुल्फ वाज रिटन. एक बियोवुल्फ एक ग्रेट इपिक, महान इपिक था, वो लिखा गया था. हमने भी आपको बता दिया था. बियोवुल्फ था कौन? ये बियोवुल्फ वाज द किंग ऑफ गीतास. देखिए, बियोवुल्फ गीतास का किंग था और एक दूसरे राज्य में एक दानव आ गया था. इसकी कहानी हम किसी दिन डिटेल में समझा देंगे. तो वहां के लोग उस दानव से बहुत, जियन से बहुत परेशान थे. तो दे केम एंड गेव दिस इंफॉर्मेशन to Beowulf. He was the king of Geethas. He went there and he fought against that giant, and finally he killed the giant. When he killed the giant, the people of that place, they requested Beowulf to become the king of that place, and Beowulf accepted this request of the people, and he also ruled over that place for some time. But unfortunately, after few years, the relatives of that giant, they came and they attacked Beowulf, and finally Beowulf was killed, was murdered. Okay, कुछ इस तरह की कहानी है Beowulf की. तो ये देख लेंगे, अगर जरूरी समझेंगे तो इसकी थीम बता देंगे. काफी पहले हमने पढ़ा था ये. तो कैडमन एंड सिनेबुल, ये दो पोइट हैं, वर द टू मेन पोइट्स ऑफ दिस आइलैंड. ये इस आइलैंड के दो महान पोइट हुए हैं. और ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान देयर वर टू प्रोज राइटर्स. दो प्रोज राइटर भी हुए हैं, एल्फ्रेड और एल्फ्रिड. ठीक है. तो एल्फ्रेड इज रिगार्डेड द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज. एल्फ्रेड को इंग्लिश प्रोज का फादर कहते हैं. मोस्टली ही डिड ट्रांसलेशन. इन्होंने अधिकतर जो है वो ट्रांसलेशंस लिखे. ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने अधिकतर ट्रांसलेशंस लिखे. एल्फ्रेड वाज फेमस फॉर हिज ग्रामर. एल्फ्रेड ग्रामर के लिए फेमस था और ही वाज क्लर्जीमैन, एक पादरी या प्रीस्ट था. इतना क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, क्लियर सर. अब ये हमारा ओल्ड इंग्लिश पीरियड हुआ. अब देखिए, हमने बताया था कि 1066 में नॉर्मंडी के लोगों ने इंग्लैंड पर अटैक किया. आपको मालूम होना चाहिए कि फ्रांस और इंग्लैंड, ये सबसे लंबा इतिहास में इनका बैटल चला. पता आपको, 100 ईयर्स, 100 सालों तक लड़े हैं. और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये वहां भी लड़े और फिर इंडिया में भी इनकी लड़ाई हुई थी, क्योंकि इंग्लिश पीपल वांटेड टू रूल इंडिया. इंग्लिश लोग यहाँ रूल करना चाहते थे और फ्रांस के लोग भी यहाँ रूल करना चाहते. तो आपका जो बॉम्बे का कुछ हिस्सा था, एक जगह है बॉम्बे में मैरी माउंट एक जगह है, वो हिल एरिया है वहां का, समुद्र के किनारे सी व्यू है वहां पे. तो माउंट मेरी, वो इलाका, माउंट मेरी का जितना इलाका था वो सब फ्रांसीसियों के कब्जे में था. गोवा आपका फ्रांसीसियों के कब्जे में था. ये तो काफी बाद में आजाद हुए. तो यहाँ भी ये लड़ रहे थे क्योंकि फ्रांस के लोग वो कब्जा करना चाह रहे थे इंडिया पर और अंग्रेज वो कब्जा करना चाह रहे. तो यहाँ भी लड़े. तो ये 100 ईयर्स तक दोनों कंट्रीज लड़े. आपको बड़ा ताज्जुब होगा. चलिए, अब हम लेते हैं अर्ली मिडिल इंग्लिश पीरियड. तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड हमारा कब से कब तक चला है? 450 से 1066 तक. इसके बाद हमारी मिडिल एज स्टार्ट हुई. ठीक है, ये मिडिल एज के 3 पार्ट हैं, अर्ली मिडिल और मिडिल एज और लेटर मिडिल. ध्यान रखिए. तो अर्ली मिडिल पीरियड, इसको हम सेक्सॉन पीरियड बोलते हैं क्योंकि वो एंजिल और सेक्सॉन्स उसमें थे. ये हमारा एंग्लो नॉर्मन पीरियड है क्योंकि इसमें नॉर्मंडी के भी लोग बस गए थे. ये हमारा चला है 1066 से लेकर के 1350 तक ये हमारा पीरियड चला. ओके. तो दी नॉर्मन इन्वेजन माने आक्रमण ऑफ इंग्लैंड पर जो नॉर्मन्स ने अटैक किया था in 1066 में, did not result in any great change in English literature and culture. उससे इंग्लिश लिटरेचर और कल्चर में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया था. हुआ क्या था
The Normans ultimately mixed with English people. नॉर्मन्स अंग्रेजों के साथ मिक्स हो गए थे. ओके. ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान स्टोरी टेलिंग और रिलीजियस वर्सेस वर द मेन फॉर्म्स ऑफ पोइट्री. ये पोइट्री की मेन फॉर्म्स थी. रिलीजियस फॉर्म, इसमें रिलीजियस वर्स लिखे गए थे और ये आपके जो था स्टोरी टेलिंग, कहानियां जो सुनाई जाती थी पोएटिक फॉर्म में, वो लिखे. ठीक है. अब जो रिलीजियस वर्सेस थे, द रिलीजियस वर्सेस वर प्रोड्यूस्ड बाय फ्रायर एंड मॉन्क. जो फ्रायर मॉन्क थे, बहुत से फ्रायर मॉन्क जो थे वो वहां से आ गए थे आपके फ्रांस से, वो यहाँ बस गए थे, वही लोग ये लिखा थे. ये क्लियर हो गया बेटा. अब हम आगे चलते हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड. देखिए मिडिल इंग्लिश पीरियड क्या था. ये सबसे जबरदस्त पीरियड. अब देखिए इंग्लैंड में क्या हो गया था, हमने बताया कि सेल्टिक लैंग्वेज पहले से वहां थी, गैलिक लैंग्वेज थी, लैटिन भी आ गई थी, फ्रेंच लैंग्वेज भी आ गई थी, और इसके अलावा जो था ब्रिटेन के लोग थे, उनके साथ कुछ जर्मन के भी लोग आ गए थे. तो कई भाषा यहाँ पर आ गई. तो इंग्लैंड के 4 पार्ट हो गए थे, मतलब पार्ट डिवाइड नहीं हुए थे. लैंग्वेज, ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज इंग्लैंड वाज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स. ओके. इंग्लैंड के 4 पार्ट हो गए थे. एक था आपका, एक जगह चलती थी भाषा ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, एक चलती थी वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, एक चलती थी नॉर्मन, एक चलते थे नॉर्दर्न, एक चलते थे साउदर्न. फिर से सुनिए, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, नॉर्दर्न और साउदर्न, ये 4 भाषाएं चलती. तो ड्यूरिंग दिस पीरियड Chaucer, he was the great poet, and when he started writing the poetry he was very much confused. जब Chaucer ने पोएट्री लिखना शुरू की तो वो बहुत कंफ्यूज हो गए, because he was not able to decide which language he should choose, कौन सी भाषा चले. तो फाइनली उन्होंने जो था वो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को चुना Chaucer ने. अब एक क्वेश्चन ये होता है कि why he had chosen East Midland dialect. इन्होंने वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, नॉर्दर्न, साउदर्न, इन लैंग्वेजेस को क्यों नहीं चुना? क्योंकि ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट दैट वाज द डायलेक्ट ऑफ किंग. ये राजाओं का डायलेक्ट, यानी राजा लोग यही बोलते थे, कोर्ट में अधिकतर यही बोला जाता है, इसलिए इन्होंने ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को चुना. ये बात क्लियर हो गई. अब देखिएगा बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर डायलेक्ट क्या चीज होती है और लैंग्वेज क्या चीज होती है. ऐसा कोई सोच रहा है? नहीं सोच रहा. अच्छा Yes, जग रहे हैं सब लोग, पहले बता. जग रहे नहीं? यस सर. ऐसा कोई नहीं सर, सो कैसे जाएंगे? हाँ, तो ये डायलेक्ट क्या होता है? कविता बताएं बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायलेक्ट एंड लैंग्वेज? No sir. चलिए हम बताते हैं. चलो हम बताते हैं. देखिए डायलेक्ट होता है क्षेत्रीय भाषा, लोकल लैंग्वेज. सर उपभाषा जिसको बोलते हैं. नहीं, उपभाषा तो अलग हो गया बेटा. ठीक है, Okay. उपभाषा अलग हो गया. हाँ. ये नेटिव लैंग्वेज होती है, क्षेत्रीय भाषा. इसका कोई पर्टिकुलर ग्रामर रूल नहीं होता है, केवल थॉट्स को एक्सप्रेस करना होता है. पर्टिकुलर ग्रामर, ग्रामेटिकल रूल्स इसके नहीं होते हैं. इस भाषा में लिटरेचर भी नहीं लिखा जाता है ना. ये एक बिगड़ा हुआ रूप होता है लैंग्वेज का. ठीक है. तो लोकल लैंग्वेज जो होती है, जिसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होते ग्रामर के, ऑथेंटिक रूल्स नहीं होते ग्रामर के, और जिसमें हम लिटरेचर नहीं लिख सकते, वो हमारा एक डायलेक्ट होता है. डायलेक्ट का इस्तेमाल अधिकतर स्पोकन, बात करने में किया जाता है. केवल बात करने में डायलेक्ट यूज होते हैं. चौसर ने ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को लिया, फिर उन्होंने इसको प्यूरिफाइड किया, फिर उन्होंने इसको लैंग्वेज की फॉर्म में, मतलब लैंग्वेज के रूप में कन्वर्ट किया, और फिर उन्होंने चासर ने अपने वर्क लिखे. तो अब उसका किस्सा, अब ध्यान से वो सुनिए. अब देखो ये हमारा है मिडिल इंग्लिश पीरियड, द एज ऑफ चासर. मिडिल इंग्लिश पीरियड को हम एज ऑफ चासर भी कहते हैं.
Chaucer is called the father of English poetry. चासर को इंग्लिश पोइट्री का फादर कहा जाता है. Chaucer's date of birth is not certain. चासर की जो डेट ऑफ बर्थ है वो सर्टेन नहीं है. इनका जन्म कब हुआ ऐसा कुछ सर्टेन नहीं है. बट इट इज बिलीव्ड, लेकिन ऐसा विश्वास किया जाता है that he was born in 1340. कि चासर का जन्म 1340 में हुआ था. ओके. एंड डाइड इन 1400. और 1400 में चासर की डेथ हुई. चासर वाज द फर्स्ट पोइट. चासर पहले कवि थे who was buried in which is now known as Poets Corner, Westminster Abbey. चासर जो थे इनको दफन किया गया था. एक जगह थी वेस्टमिनिस्टर एबी. बाद में अधिकतर कवि यहीं दफन किए गए. तो इसको हम पोइट्स कॉर्नर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, पोइट्स कॉर्नर भी. Chaucer adopted East Midland dialect. Chaucer ने ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को अडॉप्ट किया एंड ही रिफाइंड इट, इसको शुद्ध किया एंड मेड इट अ फिट लैंग्वेज फॉर पोइट्री. और पोइट्री के लिए इन्होंने इसे फिट लैंग्वेज बनाया. Chaucer has written many work. Chaucer ने बहुत से वर्क लिखे. But some of his work are very famous. इनके कुछ वर्क बहुत फेमस. जैसे द कैंटरबरी टेल्स आपने पढ़ी होगी. यू मस्ट हैव रेड दिस पोएम इन एमए प्रीवियस. प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स. ध्यान है नहीं ध्यान है आपको? तो कैंटरबरी टेल्स है. दूसरा है द लीजेंड्स ऑफ गुड वुमन है. तीसरा है पार्लियामेंट ऑफ फाउल. ओके. इस पीरियड के चौसर के कुछ कंटेम्पोरेरी भी थे. हालांकि पीजीटी में हो सकता है बहुत नहीं पूछे ये कंटेम्पोरेरी, लेकिन एलटी में पूछ सकते हैं, जीआईसी में पूछते हैं खूब जम के. कौन कौन उनके कंटेम्पोरेरी थे? एक तो थे विलियम लैंगलैंड. विलियम लैंगलैंड का नाम सुना आप लोगों ने? किसी ने नहीं सुना होगा. एक वर्क शायद आपने सुना. एक वर्क है पायस द फ्लोमैन. सुना? पायस द फ्लोमैन वर्क है ये. पायस द फ्लोमैन नहीं ध्यान है. वो लैंगलैंड का ही बहुत फेमस वर्क है पायस द फ्लोमैन. ध्यान रखिए. दूसरे हैं जॉन गोवर. तीसरे हैं जॉन बार्बर. ये तीन राइटर जो हैं वो चौसर के कंटेम्पोरेरी. ठीक है. अब हम चलते हैं आगे. अब आगे इसमें है नहीं, अब हम आपको आगे समझाते हैं. आगे पढ़िए, देखिए. अब इसके बाद क्या हुआ? चासर की एज तक क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं बताया है बेटा? नहीं? ठीक है. नो सर. क्लियर सर. अब देखिएगा चासर की जब डेथ हुई थी कब हुई थी? 1400 इन 1400 में चासर की डेथ हो गई. चासर की डेथ के बाद लगभग, अब हम आगे का समझा रहे हैं, जैसे पहले समझाया था तो वो पढ़ा दिया, अब आगे समझा रहे फिर ये पढ़ेंगे. ठीक है. तो चासर की डेथ के बाद लगभग 100 ईयर्स, 100 साल तक, यानी 15th सेंचुरी में there was no great poet emerged. कोई महान कवि नहीं आया. no great epic, no great poet. The region that the 15th century it is regarded the barren period. जो 15th सेंचुरी है इसे बैरन पीरियड कहा गया या स्टेराइल पीरियड, बंजर पीरियड. सर यस सर चौसर की डेथ जो है वो 1500 में हुई थी. नहीं बेटा, 1400 में, 1400 में. 1340 से 1400. हाँ 1400. और सर बैरन पीरियड 1400 से 1500 तक. हाँ यस यस 15th सेंचुरी तो होगा वो भाई. यस सर. मैं इसी में कंफ्यूज हूँ. मैं 16 समझ रही थी क्योंकि एक सेंचुरी आगे चलती है. नहीं 1400 अगर 1401 होगा तो 15th सेंचुरी हो जाएगी. 15th सेंचुरी हो जाएगी. यस सर. ओके. तो 15th सेंचुरी यानी 1400 से 1500 का जो पीरियड था ये बैरन पीरियड, इसे बैरन पीरियड बोलते थे, स्टेराइल पीरियड बोलते थे. व्हाई?
because no there was no great poet and no great poetry. कोई महान कवि नहीं था इस पीरियड में, कोई पोएट्री भी नहीं But लिखी गई थी. sir, Shakespeare born 1564. Why it is 16th called century. He was born in 16th 16th century. century. हाँ 16th century हो गई वो. Okay, sir. तब तक he was born in 16th century. Okay. Clear, sir. I am talking about 15th century. 1401 से लेके केवल 1500 तक. 1501 की बात नहीं, वो 16th century स्टार्ट हुई. अब क्लियर हुआ कविता बेटा? Clear, sir. तो 1400 से लेके 1500, 1400 से लेके 1500 का जो पीरियड, 100 साल का पीरियड, ये स्टेराइल पीरियड, बंजर पीरियड कहलाता है, क्योंकि इस पीरियड में कोई महान कवि हुआ ही नहीं, ना कोई पोएट्री वगैरह लिखी गई. ये बिल्कुल बड़ा इंग्लैंड में भी ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज डिसऑर्डर इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में भी बड़ा उथल पुथल मची थी, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस रहा. ओके. और फिर क्या हुआ हमारा 15, अब ध्यान से सुनिए, 1500 to 1666, यानी 1500 जब खत्म हुई तो 16वीं शताब्दी 1501 से, तो पूरी 16th सेंचुरी, ठीक है, प्लस 60 इयर्स और 160 इयर्स, यानी फ्रॉम 15 to 1660 तक, 1660 तक, 160 साल का जो पीरियड था, ये हमारा रिनेसेंस पीरियड, विच इज कंसीडर्ड द गोल्डन एज. इसको गोल्डन एज बोलते हैं. तो ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा 1500 से लेके 1660 का जो पीरियड था, ये हमारा रिनेसेंस पीरियड था. यही सबसे जबरदस्त पीरियड. अब ये जो पूरा पीरियड था, इस पीरियड में जो था, कई इसमें इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते. इस पीरियड को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. So, it's a correct pronunciation, Renaissance and Renaissance. देखिए, रेनाशाह बहुत टीचर्स करते हैं बेटा. रेनाशाह, कुछ रेनाशाह बोलते हैं, कुछ रेनाइसेंस बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं. लेकिन एक डिक्शनरी है, हमने कई डिक्शनरी देखी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में तो शायद नहीं देखा था हमने. एक फादर बुल्के का नाम सुना होगा आपने, कविता सुना बेटा? फादर बुल्के? No, sir. नहीं सुना होगा. चलिए, फादर बुल्के की एक डिक्शनरी है, ठीक है, नहीं सॉरी, उनका पूरा नाम है फादर कामिल बुल्के. फादर कामिल बुल्के. तो उनकी जो डिक्शनरी है उसमें 100% करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, बहुत करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है. तो उस डिक्शनरी में इसका प्रोनाउंसिएशन है रिनेसेंस. रिनेसेंस, तो वो हमें ज्यादा एप्रोप्रिएट लगा. हालांकि जो आपके यहाँ इंडियन डिक्शनरीज हैं, किसी में रेनाशाह है, किसी में रेनाइसेंस है, पता नहीं क्या क्या है, तो इसीलिए हमें वो ज्यादा एप्रोप्रिएट लगा. तो इसीलिए हमने उस अच्छा, वो विदेशी राइटर हैं, तो ग्रामर प्रोनाउंसिएशन पर ज्यादा प्रेफरेंस हम फॉरेन राइटर्स को देते हैं, क्योंकि आई नो वेरी वेल दैट वी इंडियंस कैन टॉक इन इंग्लिश, नो डाउट इन इट, but we often commit mistakes in pronunciation. Okay, so that's why I always give preference to English writers. तो फादर बुल्के की जो डिक्शनरी बहुत वर्ल्ड फेमस डिक्शनरी है, उसमें इसका प्रोनाउंसिएशन रिनेसेंस दिया, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ हमारे यहाँ बड़ा कंट्रोवर्सी हो गई थी, क्योंकि कॉलेज में जो टीचर्स थे वो रिनाशाह और ऐसे कुछ प्रोनाउंसिएशन करते थे. तो यही क्वेश्चन हमसे ही बच्चों ने पूछा, सर रिनाशाह है क्या है? तो ये इट हैपेंड 10 इयर्स एगो, करीब 10-12 साल पहले हुआ था. तो आई वाज आल्सो वेरी मच कंफ्यूज्ड. हम भी कंफ्यूज हो गए, हमने सोचा पता नहीं, हो सकता है रिनाशाह इसका करेक्ट हो. तो फिर हमने इंडियन डिक्शनरी देखी, जैसे भार्गव की, और यहाँ छोटी मोटी डिक्शनरी थी, सानी की थी, तो उनमें किसी में रिनाशाह, किसी में रेनाइसेंस, पता नहीं क्या क्या थे. फिर काफी खोजबीन के बाद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हमें रिनेसेंस ज्यादा है. फिर भी अगर कविता कोई डाउट है तो हमें बताइएगा, और कहीं अगर आपको रेनाशाह प्रोनाउंसिएशन किसी विदेशी राइटर की डिक्शनरी में मिले तो हमें जरूर आप उसकी कॉपी भेजिए. कविता क्लियर बेटा? Clear, sir. ठीक है. तो रिनेसेंस पीरियड स्टार्ट हुआ था हमारा
15 से लेकर के 1660 तक इट इज रिगार्डेड द गोल्डन एज. इसे गोल्डन एज कहते हैं. व्हाई इट इज कॉल्ड गोल्डन एज? बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड many great writers they came in existence and great poetry, drama, literature. There was rapid development in every branch of literature. literature की हर ब्रांच में जबरदस्त जो था वो एक डेवलपमेंट. ये जो रिनेसेंस पीरियड था इसके 4 पार्ट्स थे, ध्यान रखिए. पहला इसमें पार्ट था एलिजाबेथन एज जो 1558 से लेकर के 1603 तक चला. ठीक है, एलिजाबेथन पीरियड. एलिजाबेथन पीरियड के बाद जो था वो हमारा जैकोबियन एज आया था और जैकोबियन एज चला था 1603 से लेके 1625 तक. फिर हमारा आया है कैरोलाइन पीरियड. ठीक है, कैरोलाइन पीरियड हमारा चला है 1600 से लेकर 1625 से, ये सब नोट करा देंगे, 1625 से लेके 1659 तक. 49 तक. फिर से देखिए, जो हमारा एलिजाबेथन पीरियड है ये चला है 1558 से 1603 तक. फिर जैकोबियन पीरियड चला है 1603 से 1625 तक. फिर हमारा कैरोलाइन पीरियड चला जिसके मिल्टन कैरोलाइन के थे. ये पीरियड चला है 1625 से 1649 तक. फिर 1649 से 1660 तक ये चला है कॉमनवेल्थ की, क्योंकि जो इसमें थे उनका नाम था किंग चार्ल्स को फांसी दे दी गई थी 1649 में. सर यस सर. उसके बाद जो था क्रॉम्वेल एक तानाशाह टाइप का लीडर था, वो यहाँ का शासक बना था. और फिर वो आपका चला था ये कॉमनवेल्थ पीरियड. तो ये 4 पीरियड इसमें थे. इस पीरियड में कौन कौन राइटर थे? देखो, फ्रांसिस बेकन इसी पीरियड के हैं, आपके रेनेसेंस पीरियड के फ्रांसिस बेकन. उसके अलावा बहुत जबरदस्त डेवलप हुआ था बिकॉज फ्रांसिस बेकन यू नो दैट ही इज ए ग्रेट एसेस्ट. बेकन से अच्छा एसेस्ट इंग्लिश लिटरेचर में हमें कोई नहीं लगा. हमें केवल 2 ही एसेस्ट बहुत अच्छे लगे, एक फ्रांसिस बेकन और एक टॉमस कार्लाइल. उसके बाद फिर नंबर आता है टॉमस कार्लाइल. और 3rd नंबर पर जो है एजी गार्डनर और हजलेट, इनको हमने एक ही कैटेगरी में रखा. ये भी कुछ सही है. सबसे अच्छे बेकन, बेस्ट